तीखी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मदरसों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मदरसों को बिहार के लिए खतरा बताया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी। और देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर गिरिराज सिंह ने अवैध मदरसों पर तुरंत रोक लगाने को कहा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जिस तरीके से अवैध मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई है वो देश के लिए खतरा है। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया, अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। क्योंकि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 18% है और ये जेडीयू आरजेडी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसलिए गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव को टारगेट किया। साथ ही सतर्क रहने को भी कहा। गिरिराज सिंह ने बिहार की राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि उनकी तुष्टीकरण की नीति से देश को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और गिरिराज सिंह ने यहाँ तक कहा कि अगर मदरसों से कोई आतंकी साजिश देश के खिलाफ रची गई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ नीतीश और लालू यादव ही होंगे। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे और इसके लिए दोषी आप और लालू यादव होंगे। हालांकि गिरिराज सिंह ने वैध मदरसों को पहले की तरह चालू रखने पर जोर दिया, लेकिन ये दलील जरूर दी कि मदरसों में गणित विज्ञान की पढ़ाई होनी चाहिए। इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो। गिरिराज सिंह ने बिहार में 3000 मदरसों की जांच का मुद्दा उठाया तो सियासत भी गरमा गई। गिरिराज सिंह को जवाब देने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने आरोपों की बौछार लगा दी। आरजेडी ने तो गिरिराज सिंह पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। साथ ही तंज भरे लहजे में ये भी सलाह दे डाली कि मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चलेगी। कब तक बीजेपी राग अलापेगी धर्म के नाम पर, मदरसा के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। इस पर अब सियासत की दुकान नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस ने भी गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला और उन्हें मंद बुद्धि बताकर निशाना साधा। गिरिराज बाबू लंबे चौड़े आदमी हैं और मंद बुद्धि के लोग भी हैं। उससे बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पूरी फौज है एक जाहिलों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अज्ञानता से भरी हुई है। जेडीयू ने तो गिरिराज के आरोपों का जवाब देते हुए यहाँ तक दावा कर दिया कि बिहार में एक भी मदरसा अवैध नहीं है। बिहार में पकड़ुआ शादी का एक और मामला सामने आया। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही युवक की सरकारी नौकरी लगी, कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और हथियार के बल पर उसकी जबरन शादी करा दी। टीचर के गायब होते ही परिजनों ने तुरंत थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई और सड़क को जाम कर दिया। लड़के के परिवार वालों ने इस घटना के पीछे स्कूल के प्रिंसिपल पर लड़की वालों के साथ मिले होने का शक जताया। और ये भी पता चला है कि वहाँ के प्रधानाध्यापक किसी अन्य को प्रभार 3 बजे दे दिए और 3:30 बजे घटना है। इससे यह भी लगता है कि कहीं उनका भी न संलिप्तता हो। टीचर के बरामदगी के लिए परिवार वाले घंटों सड़क पर बवाल काटते रहे, लेकिन जब तक पुलिस को सफलता मिली बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कई घंटे बाद टीचर को बरामद कर लिया गया, लेकिन उसके साथ नई नवेली दुल्हन भी मिली। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए केंद्र सरकार हर कदम उठा रही है और इसी कड़ी में केंद्र ने स्वदेशी हथियार कंपनियों को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के तहत 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही 84 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों को भी अपडेट किया जाएगा। इस ऑर्डर के जरिए टैंक, माउंटेड गन सिस्टम और मिसाइल्स भी खरीदी जाएंगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन सब पर करीब 2,23,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रचंड हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना सकते हैं। प्रचंड हवा से हवा में वार करने की भी शक्ति रखता है और इसीलिए ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। जानकारी के मुताबिक जो 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे, उनमें 90 आर्मी को और 66 एयरफोर्स को मिलेंगे। वहीं 97 तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना से रिटायर किए जा रहे हैं। MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अगले साल से छात्रों को कोई डिवीजन नहीं मिलेगी।
सीबीएसई अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। अब बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ छात्रों के मार्क्स बताए जाएंगे। छात्रों को कितने % मार्क्स मिले हैं या किन विषयों में डिस्टिंक्शन मिला है या फिर कौन सी डिवीजन आई है, ये नहीं बताया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों के छिपने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की। बताया गया कि मारा गया आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 21 रुपए का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे, जबकि पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर 1775 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। ऑनलाइन पेमेंट में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत 2 लोगों के बीच 2000 रुपए से ज्यादा का पहला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरा होने में 4 घंटे का समय लगेगा। ऐसा करने से पैसे भेजने वाले व्यक्ति के पास समय रहेगा कि वो धोखे की आशंका होने पर अपना ट्रांजैक्शन रद्द कर सके। COP28 की ओपनिंग सेरेमनी में यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रखा, जिससे साफ हो गया कि वैश्विक सम्मेलन में भारत की भूमिका कितनी अहम है। इस दौरान पीएम मोदी ने 2028 में COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव भी रख दिया और कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरे देशों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर ही दिखाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विकसित देशों पर संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का आरोप लगाया। लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को। यही नहीं, पीएम मोदी ने 33वें COP सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव भी रखा। 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। COP28 ओपनिंग सेरेमनी में पीएम को मिले इस सम्मान को यूएई की तरफ से एक विशेष संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर में इस वक्त जलवायु परिवर्तन का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि एक बार फिर वैश्विक स्तर पर एक क्लाइमेट चेंज समिट का आयोजन हो रहा है, जिसे COP28 का नाम दिया गया है। दरअसल COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पार्टीज का मतलब उन देशों से है जिन्होंने साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। COP वर्ष 1995 से हर साल आयोजित किया जाता है और जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय फैसले लेना वाला COP इकलौता मंच है। इस साल COP की सालाना होने वाली 28वीं बैठक का आयोजन हो रहा है। COP28 दुबई में हो रहा है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। COP28 का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए साझा समाधानों की पहचान करना है। यूएई जिस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 की मेजबानी कर रहा है, उसे क्लाइमेट चेंज पर बहुपक्षीय फैसला लेने वाला सबसे बड़ा मंच बताया जाता है, जिसमें इस बार भी 160 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन पर अभी तक कोई साझा उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन भी बेहद असरदार साबित नहीं हुए हैं और इसके लिए लगातार विकसित देशों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। बहुत सारे बड़े देश ऐसे हैं, बहुत सारे अमीर देश ऐसे हैं जो अपना वादा नहीं निभा रहे हैं विकासशील देशों के साथ में। उनको फंड देने का वादा किया गया था COP26 में, COP27 में, लेकिन उनमें से कई देश अभी भी उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती विकासशील और विकसित देशों की प्राथमिकताओं के मुताबिक एक साझा रणनीति पर सहमत होना ही नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों का पालन करना भी है जिससे धरती के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। 2030 से पहले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके। जलवायु परिवर्तन का एक्शन प्लान विकासशील देशों को पीछे न धकेले। ऐसे में अमीर देश अविकसित और गरीब देशों की मदद करें। ऐसे में COP28 के लक्ष्यों को अगली मेजबानी तक हासिल करने की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।